तो है डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस के मॉडल पेपर की सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे, राइट आंसर देखेंगे ताकि हमारी तैयारी बेहतर हो जाए। ऑब्जेक्टिव के बाद हम सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी एक एक करके चर्चा करने वाले। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बिहार बोर्ड ऑफिशियली मॉडल पेपर के द्वारा जारी किया है। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको आता है और जो आपको नहीं आता है, वो आपके लिए कौन कौन से ऐसे नए प्रश्न है जिसकी तैयारी आपको करना जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। ये सब दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे 8920713254 पर ले नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको सारे चीज मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, पुष्प में, तना में या फल में? तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, पुष्प में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधे में? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में होती है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, जल से बाहर निकलता है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में या मुंह में? तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन पढ़ाया गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अमाशय में पाया जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है स्टोमेटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका द्रव्य में? तो हम लोग आपको पढ़ाए हुए हैं, क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो 5 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में यह क्रिया संपन्न होती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अवाबीय शोषण से बनता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पे अवाबीय और वाबीय में अंतर पूछता है 2 नंबर में, बहुत ही एमबीबीएस क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछेगा वाबीय शोषण क्या होता है और अवाबीय शोषण क्या होता है, अंतर स्पष्ट करें। तो आपके लिए 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है एड्रिनल, प्यूटरी या मेडुला या थायराइड? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो 7 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्यूटरी ग्रंथि। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? तो 8 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घींघा रोग पनपता है। घींघा रोग पनपता है रक्त की कमी से, आयोडीन की कमी से या चीनी की कमी से या मोटापा? तो घींघा रोग पनपता है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से पनपता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं? तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्तचाप मापने की उपकरण को कहते हैं स्टेथोस्कोप या एंटीमीटर या लैक्टोमीटर या स्फाइगोनोमीटर? तो स्फाइगोनोमीटर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्फाइगोनोमीटर कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है जंतुओं में, पौधों में, पौधों और जंतु दोनों में या इनमें से कभी नहीं? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, तो 12 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, पौधों में पाई जाती है। क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो 13 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, तिल चट्टा में पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही एमबीबीएस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है रक्त क्या है? तो रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन करें, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण मूत्र जो है वह पीला रंग का हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर 15 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यूरोकोम के कारण। किसके कारण होता है? तो यूरोकोम के कारण होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ उभयलिंगी जंतु है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है, यानी यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? तो 17 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यकृत से प्रवेश करती है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव आवर्धन प्रदर्शन करने वाले रसायन है सीएफसी, डीडीटी या एटीपी या इनमें से कोई? तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन है तो डीडीटी रसायन है। यह याद रखिएगा, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी? तो प्राथमिक उपभोक्ता पूछे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हरे पौधे ये शाकाहारी होते हैं, बिल्कुल आप लोग जानते हैं शाकाहारी किसे कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण है तो भूमिगत जल का उदाहरण होगा तो भूमिगत जल कह रहा है तो यहाँ पे कुआं करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नदी, तालाब, समुद्र नहीं होगा, आपका ए करेक्ट आंसर होना चाहिए। होगा ही, होना चाहिए नहीं, होगा ही। करेक्ट आंसर ए। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो 21 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, डार्विनवाद। क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन का हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन है आपका। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडो उत्सर्जन का कारण है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडो उत्सर्जन का कारण आपसे पूछे तो इस प्रश्न को हमेशा याद रखिएगा, एस्ट्रोजेन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन है, पढ़ाया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में या वृरक में? तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती है? तो 24 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, अग्नाशय में पाई जाती है। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन कह रहा है थॉयरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? यह क्वेश्चन बहुत ही बार पढ़ाया चुका हूं मैं ना, आपको मॉडल सेट की तैयारी करा रहे थे, चैप्टर बाय चैप्टर की तैयारी करा रहे थे, उन सारे में इस प्रश्न पे मैंने चर्चा किया था बेहतरीन तरीका से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन इज द करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। तो निश्चल कणिकाएं पाई जाती है तो 26 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का करेक्ट आंसर आपका न्यूरॉन में पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन, बिहार बोर्ड द्वारा यानी मॉडल पेपर में पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का वजन होता है तो आप लोगों को मालूम है मानव मस्तिष्क का वजन है ना आपका 1400 ग्राम माना जाता है, लेकिन आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। 1200 ग्राम से लेकर 1200 के यानी 1.2 kg से लेकर 1.4 kg से यानी 1200 ग्राम कह सकते हैं और 1400 ग्राम तक कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन का निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। तो देखिए निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष पूछ दिया, तो यहाँ पे तो निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष पूछ दिया, तो यह किस में होता है ऐसा? तो जरा दृष्टि दोष में होता है, जरा दृष्टि दोष में होते हैं। तो यहाँ पे यह बताइए जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है या किस प्रकार के लेंस प्रतिबिंब का होता है? तो यहाँ आपका 28 का करेक्ट आंसर, जो जरा सा सोचने वाले प्रश्न है, सोचिएगा तो आपको पता चलेगा। 28 का करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा बनता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन है आपके लिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन करा साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह छोटा प्रतिबिंब बनाकर बहुत ही साफ प्रतिबिंब देता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हमेशा मोटर गाड़ी में साइड मिरर में यह लगा रहता है। तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अगले क्वेश्चन है आपके लिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, काल्पनिक भी होता है, ये छोटा भी होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, अवतल लेंस द्वारा हम प्राप्त प्रतिबिंब। चलिए क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार चर्चा किए हुए आपके साथ। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। इसको याद रखिएगा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कर आकाश का रंग नीला, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। देखिए यह प्रश्न पे चर्चा किए हुए जब सब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी करा रहे थे, तो वहां पे इस प्रश्न पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से चर्चा की है। आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है। तो 32 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश के परिकर्णन का यह घटना का यह परिणाम होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन है आपके लिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी होती है। तो न्यूनतम दूरी पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन है आपके लिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, तो उसकी क्षमता क्या होगा, तो +2 डायोप्टर होगा। कितना होगा, +2 डायोप्टर होगा। करेक्ट आंसर आपका डी होगा, याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, बहुत बार पढ़े हुए, क्या हो जाएगा, 5 सतहों से घिरा होता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, तब पक्षमापी पेशियों द्वारा यह परिवर्तित किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर भी आपका डी हो जाएगा। बहुत बार इस प्रश्न में चर्चा किए थे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है, 2 नियम है, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, यानी फोटोग्राफी में जो फोटोग्राफी में हम कैमरा का उपयोग करते हैं उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है। प्रश्न यह कह रहा है आपसे उत्तल लेंस लगा रहता है, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण लगा रहता है। तो वहां पे है ना फोटोग्राफी कैमरा में आपका पूछे तो 38 का करेक्ट आंसर आप ये बताइएगा, उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके लिए पूछे, ये लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगा। कह रहा है यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत कर रही है तो यह आपतित के बाद परावर्तन यानी आपतित हो रही है। यह क्या हो रहा है, ये कोई एक किरण है जो अवतल दर्पण पर लंबवत है, आपतित हो, और तथा परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो यहाँ पे 39 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फोकस से गुजरेगी। करेक्ट आंसर आपका ए होगा, फोकस से गुजरेगी। 40 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक प्रिज्म से एकल वर्णी किरणें गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, वन विक्षेपण नहीं होगा, विचलन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न समझने योग्य प्रश्न है और नए प्रश्न आपके लिए यह प्रश्न नए प्रश्न है, एकदम नया प्रश्न है हमारे हिसाब से, बाकी आप लोग पढ़े होंगे तो पता नहीं। प्रश्न कह रहा है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका परिकर्ण कैसा होगा, अपवर्तन होगा या विचलन होगा या वन विक्षेपण होगा। तो आपका 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन विक्षेपण नहीं होगा, इसका वन विक्षेपण नहीं हो सकता। अगर यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे यानी एक किरण गुजरे तो इसका वन विक्षेपण नहीं हो सकता है। करेक्ट आंसर आपका बी होगा, याद रखिएगा।
41 नंबर प्रश्न कह रहा है पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है कौन करती है? उच्च दाब की हवा या स्थिर हवा या गतिमान हवा या इनमें से कोई नहीं। तो पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का मूलतः काम कौन करते हैं? तो गतिमान हवा। अगर बिना हवा न चले बेहतरीन तरीका से तो पवन विद्युत में जो जनित्र लगे रहते हैं घूमने का कार्य करता है, वो जो पंखी कहते हैं, तो उसका कार्य अगर हवा न बहे तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी होगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, यानी कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है ऋणात्मक, धनात्मक, कभी कभी धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऋणात्मक होती। क्या होगा? ऋणात्मक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, यानी वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है तो इसके अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? 44 से एकदम 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हल कीजिएगा, यानी 1/2 कीजिएगा ना तो आपका निकल जाएगा। 100 सेंटीमीटर को भाग कीजिएगा तो आपका 50 सेंटीमीटर निकलेगा, आपको आंसर मालूम होगा। चलिए ये लीजिए 45 नंबर प्रश्न कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। ये बहुत बार प्रश्न पढ़ा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब किरण अभिलंब से विचलित होती है तो यह क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हो जाते हैं, अभिलंब के साथ समापित होते हैं, या अभिलंब के नजदीक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। शायद ये क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में भी देखने को मिला था। तो 45 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हो जाते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। प्रश्न आपके लिए 46 नंबर प्रश्न 46 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जनित्र क्या है इसका सचित्र चर्चा कीजिए। इस प्रकार से आपके लिए सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 नंबर, और जनित्र जिनको नहीं आता है तो वो बच्चे क्या करेंगे? जनित्र बनाना सीखेंगे, फिगर के साथ उसको चर्चा करना सीख लेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, कोयला है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो कोयला है। 47 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? विचलन होगा, विक्षेपण होगा, परावर्तन होगा, या इनमें से सभी? तो 48 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, विक्षेपण होगा। क्या होगा? विक्षेपण होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रश्न कह रहा है आपका हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 विभवांतर का दृष्ट धारा होता है, या 12 विभवांतर का दृष्ट धारा, या 220 विभवांतर का प्रति या वर्ती धारा होता है, या डी में है आपका 12 विभवांतर का प्रतिवर्ती धारा होता है। तो 49 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 220 विभवांतर का प्रति या वर्ती धारा होता है हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जस्ता की परमाणु संख्या होती है। एकदम इजी क्वेश्चन है। तो जस्ता की परमाणु संख्या आपसे पूछे तो जस्ता की परमाणु संख्या क्या बताइएगा? डी बताइएगा। आपका डी हो जाएगा, 30 होता है। जस्ता की परमाणु संख्या क्या होगा? 30 होगा। क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आपके लिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? Na2CO3 × 10 H2O। यह हो जाएगा धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। प्रश्न आपके लिए 52 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? NaOH। क्या हो जाएगा? प्रबल क्षारक पूछे तो NaOH हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन है। कह रहा है हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर आप बताइएगा Fe लोहा का अयस्क है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए
54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। यानी सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। द्रवण विधि द्वारा, या हाथ से चूनकर, या निस्तापन द्वारा, या फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। तो 54 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 54 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा यह कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 में 2ZnO से अभिक्रिया किया तो यह क्या बन गया 2ZnO बन गया। किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है, तो ऑक्सीजन जब भी अभिक्रिया करेगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन कर अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में विलय होता है, अविलय होता है, आयनित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। करेक्ट आंसर आपका 57 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिथियम के बाह्यतम सेलों में कितने इलेक्ट्रॉनों की विद्यमान होते हैं। तो देखिए लिथियम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 3 होते हैं। तो इसका बाह्यतम कक्षा में क्या हो जाएगा, 2 और 1 होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व पूछे तो 59 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, हीलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो आपका 60 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, फ्लोरीन, एफ क्या हो जाएगा, फ्लोरीन एफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो 61 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए ये रहा 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन हमारे शरीर का पीएच मान क्या है। हमारे शरीर का पीएच मान क्या है। तो हमारे शरीर का पीएच मान हम लोग जानते हैं 7 से 7.8 तक होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, जानते, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। लीजिए 63 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में यौगिकों में कौन अम्ल है। तो कौन अम्ल है। तो H2SO4 यह अम्ल है। करेक्ट आंसर आपका 63 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। H2SO4 यह एक अम्ल है, याद रखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। तो संश्लेषित सूचक पूछे तो 64 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज। क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 65 नंबर क्वेश्चन का कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी जल से अभिक्रिया करेगा तो वह क्या बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 65 नंबर प्रश्न कह रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन है। तो कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन है। तो 66 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, CuFeS2। क्या हो जाएगा, CuFeS2 यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था आपके लिए। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। यानी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाले धातु है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 67 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, सोना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए ये रहा 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, Cu कॉपर करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी अधातु के बाह्यतम सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो अधातु के बाह्यतम सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछे तो 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन का रहा है पित्तल निम्नलिखित में से किनकी मिश्र धातु है। तो पित्तल किसका मिश्र धातु है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, कॉपर और जिंक का है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समवायवीय है। मिथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर या एसिटीन और एस्टीटहाइड, या ऑप्शन सी में एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर और ऑप्शन डी में एथीन और एथाइन। तो निम्नलिखित में कौन समवायवीय है। तो 71 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपके लिए 72 नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे। 72 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है CH3 एकल बॉन्ड O एकल बॉन्ड C2H5 का आयुपिक नाम यानी IUPA प्रणाली के अनुसार इसका नाम क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर बताइएगा, ए बताइएगा मेथा ऑक्सी एथेन। क्या हो जाएगा, मेथा ऑक्सी एथेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, मेथा ऑक्सीथेन। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न आपके लिए देखेंगे। 73 नंबर प्रश्न क्या रहा है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पे लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। अगर लोहे की अभिक्रिया भाप से कराते हैं तो लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। 73 नंबर MBBS क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, Fe3O4 बनता है। क्या बनता है, Fe3O4 बनता है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। यानी एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है, 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या हो सकती है। तो 74 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या 16 किसका होता है, सबसे पहले तो सल्फर का होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा, सल्फर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके लिए 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन से ऐसे धातु है जो अभिक्रिया नहीं करता है। तो आपका करेक्ट आंसर कॉपर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका Cu हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 76 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है एक मिश्र धातु 90% कॉपर, यानी एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% तीन होते हैं, इस मिश्र धातु का नाम हो सकता है। तो बताइएगा आप लोग, क्या हो सकता है, ब्रोंज हो सकता है। ब्रोंज में यानी ब्रोंज में क्या होते हैं, 90% आपका कॉपर रहता है और 10% आपका टीन रहता है। चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपके लिए 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन का जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, यानी जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो 77 का आपका करेक्ट आंसर H2 गैस बनाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 78 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु के उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का याद रखिएगा हमेशा Ag हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा, यानी गोल्ड सोना। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा हमेशा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आपके लिए 79 नंबर क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, यानी अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं। तो 79 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, गैंग कहलाते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए 80 नंबर प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो यह तन्यता के कारण बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी हो जाए। तो थैंक यू सो मच। आज हम साइंस के टोटल 80 पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा कर लिए। अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे। आप लोग यूं ही जुड़े रहिए दीक्षा फैमिली के साथ। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ अपना प्रॉब्लम को शेयर कीजिए ताकि हम आपके प्रॉब्लम पे वर्क कर सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेंगे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।